अब हम शुरू कर रहे हैं CNS की यूनिट 2। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो है शेनन्स थ्योरी ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जो शेनन्स थे, शेनन्स की मेन ये जो करना चाहते थे वो ये प्रिवेंट करना चाहते थे क्रिप्ट एनालिसिस को, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे हो रहा था। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि जैसे एक अटैकर है, उसको पता है कि प्लेन टेक्स्ट में कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है, तो वो उससे एक एजम्पशन लगा सकता है कि ये वाला लेटर इतनी बार आ रहा है, तो ये साइफर टेक्स्ट में मतलब साइफर टेक्स्ट में ये वाला लेटर का मतलब या ये वाले कोड का मतलब ये हो सकता है। तो अ, इसमें ये लिखा है कि इफ दीज स्टैटिस्टिक्स आर इन एनी वे रिफ्लेक्टेड इन द साइफर टेक्स्ट, मतलब ये जो चीज है कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है, अगर ये साइफर टेक्स्ट में किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो अटैकर है वो इंक्रिप्शन की को आराम से डिड्यूस कर पाएगा, मतलब प्रिडिक्ट कर पाएगा। ठीक है। अब इसमें दो मेथड जो बताए थे शेनन्स ने वो थे डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है कि इन सिंपल वर्ड्स, इफ अ सिंबल इन द प्लेन टेक्स्ट इज चेंज्ड, अगर प्लेन टेक्स्ट में कोई भी सिंबल चेंज होता है तो सारे या फिर कुछ सिंबल साइफर टेक्स्ट में भी चेंज होंगे। ठीक है। The idea of diffusion is to hide the relationship between the ciphertext and the plain text. Diffusion implies that each symbol in the ciphertext का हर एक सिंबल डिपेंडेंट है प्लेन टेक्स्ट के कुछ या सभी सिंबल्स पे। मतलब कि अगर प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी चेंज होगा तो साइफर टेक्स्ट में भी चेंज होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है कि इट हाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड द की। उसमें हमारा साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच का रिलेशन हाइड हो रहा था, इसमें साइफर टेक्स्ट और की के बीच का रिलेशन हाइड हो रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। द रिलेशनशिप इज केप्ट एज हार्ड एज पॉसिबल सो दैट द अटैकर इज अनेबल टू गेस द की। जो की और साइफर टेक्स्ट के बीच का रिलेशन है उसको हार्ड रखते हैं, ताकि जो अटैकर है वो की को गेस ना कर पाए। इफ अ सिंगल बिट इन द की इज चेंज्ड, then most or all bits of the ciphertext will also be changed। मतलब की में कुछ भी एक सिंगल बिट भी चेंज होगी तो साइफर टेक्स्ट की मोस्ट या फिर सारी की सारी बिट्स चेंज होंगी। अब हमारे पास आ जाता है ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ECB, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। ये सबसे सिंपलेस्ट मोड है। इसमें जो होता है कि हम प्लेन टेक्स्ट को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में ब्रेक कर देते हैं। वो फिक्स्ड साइज ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ नीचे 5 ले रखा है, तो फिक्स्ड साइज ब्लॉक यहाँ पे हमारा 5 हो गया। इफ मैसेज इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ ब्लॉक साइज देन पैडिंग इज सेंड। जैसे यहाँ पे ये 5 का हो गया था, ये 5 का हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये 3 का ही रह गया था, तो ये जो हमने x और x दो लिए हैं ये पैडिंग है। सेम की यूज फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट इज टू हेलो एवरीवन, तो हेलो हमारा एक ब्लॉक है, एवरी हमारा एक ब्लॉक है, और वन हमारा एक ब्लॉक है। वन में हमने दो बैटिंग ले ली है। सबसे पहले हमने हेलो को, एक हेलो पे हमने इंक्रिप्शन लगाया, इंक्रिप्शन एल्गो और की यूज़ करी, तो हमें साइफर ब्लॉक 1 मिला। अभी सिर्फ हेलो इंक्रिप्ट हुआ है। फिर हमने एवरी पे इंक्रिप्शन एल्गो लगाया और की यूज़ करी, तो हमें साइफर ब्लॉक 2 मिलेगा। फिर हेलो और एवरी इंक्रिप्ट हो चुका है। अब 1 पे हमने इंक्रिप्शन एल्गो लगाया, साइफर ब्लॉक 3 मिलेगा, ऐसे करके। तो जितने भी आगे ब्लॉक्स होंगे सबके लिए ये प्रोसेस फॉलो होता जाएगा। बेस्ट फॉर शॉर्ट डेटा, इफ सेम ब्लॉक अपेयर्स दिस मोड प्रोड्यूसेस सेम साइफर। मतलब अगर यहाँ पे भी हेलो होता है, यहाँ पे भी हेलो होता है, तो जो साइफर ब्लॉक 1 आता है और जो साइफर ब्लॉक 2 आता है वो सेम आता है, इसलिए सेफ इतना सेफ नहीं है। अगला आ जाता है हमारे पास CBC, साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। दिस मोड ओवरकम्स द इशू विद ECB। ECB में एक दिक्कत क्या थी कि सेम सेम ब्लॉक आने पे सेम साइफर आ रहा था, तो CBC में वो चीज़ हम ओवरकम कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि in this mode the plain text is not directly given as input, it is XOR with IV, initialization vector, for the first block, and then for the other plain text block, ciphertext block for the previous block is used to XOR। ये हम डायग्राम से समझते हैं। इसमें
जैसे हमारा प्लेन टेक्स्ट का सबसे पहला ब्लॉक है, तो उसको हमने आईवी के साथ एक्सोर करा पहले। आईवी हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर। फिर जो इस एक्सोर का आउटपुट आएगा उसको हम इनक्रिप्शन एल्गो में देंगे और की देंगे। फिर इस इनक्रिप्शन एल्गो का जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा साइफर ब्लॉक 1। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ आईवी की जगह अब हम ये वाले साइफर ब्लॉक को यूज करेंगे। तो इसलिए जो हमारा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 2 है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे साइफर ब्लॉक 1 के साथ, जो उससे प्रीवियस वाला हो उसके साथ। फिर जो इनक्रिप्शन है वो में उसको इनपुट देंगे, फिर हमें साइफर ब्लॉक 2 मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 3 को इनक्रिप्ट करेंगे तो उसमें हम साइफर ब्लॉक 2 के साथ उसको एक्सॉर करेंगे। फिर डिक्रिप्शन भी ऐसे ही होता है। डिक्रिप्शन में बस साइफर ये पूरा प्रोसेस पलट जाती है। तो हम सबसे पहले साइफर ब्लॉक 1 को डिक्रिप्ट करेंगे, फिर उसको आईवी के साथ एक्सॉर करेंगे, फिर जो हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा वो हमारा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 1 होगा। फिर अगले वाले को ब्लॉक को हम डिक्रिप्ट करेंगे, लेकिन उसे एक्सॉर करने के लिए हम प्लेन टेक्स्ट को यूज़ नहीं करेंगे, साइफर ब्लॉक को ही यूज़ करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। फिर हमें प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 2 मिलेगा। मतलब हमें जब भी एक्सॉर करना है तो हम प्रीवियस वाले के साइफर से ही एक्सॉर करेंगे, हम कभी भी प्लेन टेक्स्ट से एक्सॉर नहीं करेंगे। IV must be known to both the parties and must be secured and can be shared with ECB। ECB हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। इसके थ्रू, क्योंकि ये शॉर्ट मैसेजेस के लिए बेस्ट है, तो हम इसके थ्रू आईवी को सेंड कर सकते हैं। इसमें लिमिटेशंस एक ही है कि अगर दो आइडेंटिकल मैसेज है और अगर हम सेम आईवी यूज करेंगे तो साइफर भी सेम होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं CFB पे, साइफर फीडबैक मोड। इन दिस मोड साइफर इज गिवन एज अ फीडबैक टू द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ encryption with some new specifications। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट एन इनिशियलाइजेशन वेक्टर आईवी इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन। फर्स्ट इंक्रिप्शन पहले इंक्रिप्शन के लिए आईवी यूज होगा। इन द आउटपुट बिट्स आर डिवाइडेड एज सेट ऑफ एस एंड बी माइनस एस बिट्स। बी क्या है, हमारा आईवी की बिट्स है, बी बिट्स का आईवी होना चाहिए। ठीक है, अब जो एल एच एस बिट्स आर सेलेक्टेड आर अप्लाइड एक्सऑर ऑपरेशन with the plain text bits. The result is given to the shift register and the process continues। इसमें हम डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक आईवी था बी बिट्स का। ठीक है, ये आईवी हमारा बी बिट्स का है। इसको हमने की से इनक्रिप्ट करा। की से इनक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा उसको उसमें से हम फर्स्ट एस बिट्स सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी की हम बी माइनस एस बिट्स को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हम एक्सॉर करेंगे इन एस बिट्स के साथ जो हमने सेलेक्ट करी है। एक्सॉर करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा साइफर 1 होगा। साइफर 1 में हमारा एस बिट्स का ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एस बिट्स ले रखी हैं। ठीक है, अब ये जो एस बिट्स हमने लिए हैं ये हम नेक्स्ट वाले में इनपुट देंगे। यहाँ पे जहाँ हम आईवी दे रहे थे, अब हम आईवी की जगह एस, ये बी माइनस एस और ये वाली एस बिट्स को देंगे। बी माइनस एस तो हमारी यहाँ से आ जाएगी, एस बिट्स हमारी यहाँ से आ जाएंगी, ये एस बिट्स हमारी यहाँ से आ जाएंगी, सॉरी। तो बी माइनस एस प्लस एस, ये हमारा पूरा दोबारा से आईवी की जगह एक शिफ्ट रजिस्टर में हम इसको रखेंगे और फिर हम इनक्रिप्ट कर देंगे इस पूरे को। फिर वही सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, द बी माइनस एस बिट्स लोडेड इनटू शिफ्ट रजिस्टर एंड अ लेफ्ट शिफ्ट विल बी डन। देन द एस बिट्स लोडेड वन फ्रॉम C1। तो बी माइनस एस जो हमने लिया है उसमें हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, एक लेफ्ट शिफ्ट। फिर हम डिक्रिप्शन का एल्गो देख लेते हैं। इसमें डिक्रिप्शन में भी वही सेम चीज़ होगी कि शिफ्ट रजिस्टर है बी बिट्स का, मतलब आईवी है, आईवी बी बिट्स का है, उस बी बिट्स को हमने इनक्रिप्ट करा। इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि डिक्रिप्शन में भी हम इनक्रिप्शन वाला एल्गो ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम डिक्रिप्शन का एल्गो नहीं यूज़ कर रहे हैं, इनक्रिप्शन का ही एल्गो यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डिक्रिप्ट एल्गो लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस एस, यहाँ पे बस प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पहले आता था, साइफर बाद में आता था। यहाँ पे साइफर पहले आता है, प्लेन बाद में आता है।
लेकिन अभी भी एस बिट्स हम साइफर ब्लॉक की ही यहाँ पे पास करेंगे, मतलब ये जो साइफर टेक्स्ट है इसी की एस बिट्स यहाँ पे जाएंगे ऐसे घूम के। तो फिर सेकंड राउंड में ये बी माइनस एस, तो ये वाला उठ जाएगा, एस ये वाला आ जाएगा, और इनक्रिप्शन एल्गो लगा के वापसी से हम सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। अब हमारे पास आ जाता है ओ एफ बी। ओ एफ बी की फुल फॉर्म क्या है? आउटपुट फीडबैक मोड। आउटपुट फीडबैक मोड हमारा सेम सी एफ बी की तरह ही है जो हमने पिछला वाला पढ़ा। द बिट्स टेकन टू नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकन बिफोर द एक्सऑर पार्ट। इसमें बस एक चेंज है कि जो हम एस बिट्स पिछले वाले पार्ट में ले रहे थे वो हमें सी वन की ले रहे थे, लेकिन हम इसमें जो एस बिट्स लेंगे वो हम एक्सऑर करने से पहले ही एस बिट्स ये वाली ले लेंगे। तो ये वाली बिट्स यहाँ पास हो जाएंगी और इन्हीं बिट्स ये वाले एस से ही यहाँ पे एक्सऑर भी होगा। तो डिक्रिप्शन पीजे एंड सीजे विल बी एक्सचेंज। ये इधर हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा, सेम वैसे ही हो जाएगा। इसमें भी हम डिक्रिप्शन के लिए इनक्रिप्शन एल्गो ही यूज़ करते हैं। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो आ जाता है एईएस, एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो आजकल यूज़ हो रहा है इनक्रिप्शन के लिए। इसको अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं आज भी। और सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर पे ये यूज बेस्ड है। इसमें फिक्स ब्लॉक साइज होता है 128 बिट्स का, जो कि 4 वर्ड्स के बराबर है। एक एक वर्ड इसमें हम वर्ड का यूज सबसे ज़्यादा करेंगे, वर्ड का यूज बहुत ज़्यादा करेंगे, इसलिए 1 वर्ड इज टू 32 बिट्स होता है, ये याद रखना है। इसमें 3 राउंड्स टाइप के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने राउंड चूज करते हैं, जितने मतलब नंबर ऑफ राउंड्स के अकॉर्डिंग जो की के नंबर ऑफ बिट्स होती हैं वो डिसाइड करी जाती हैं। अगर 10 राउंड है तो 128 बिट्स यूज होंगे, 128 बिट की यूज होगी। और 12 राउंड के लिए 192 बिट की, और 14 राउंड्स के लिए 256 बिट की। अब इसमें इनके अकॉर्डिंग ये इनके वर्जन है: AES 128 वर्जन, AES 192 एंड AES 256। नंबर ऑफ की जनरेटेड बाय की एक्सपेंशन एल्गोरिथम नंबर ऑफ राउंड्स +1। ये इसका क्या मतलब है ये अभी नीचे डायग्राम से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा राउंड है, ये जनरल डिजाइन है एईएस एल्गोरिथम का। इसमें सबसे पहले एक प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट हमने इनपुट दिया है प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन को, प्री राउंड ट्रांसफॉर, और ये हमारा की एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम इसको एक K0 देंगे, ठीक है। और फिर हर एक राउंड के लिए हम इसको एक की देंगे, तो K0 एक की हो गई। और बाकी सब ये K1 K2 के N तक कीज होंगी हर एक राउंड के लिए। N राउंड्स के लिए Kn कीज यूज होंगी, तो इसलिए नंबर ऑफ राउंड्स तो 1 से N तक +1 ये वाली की है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ की जनरेटेड बाय की एक्सपेंशन एल्गो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राउंड्स +1। ठीक है। यहाँ पे N राउंड के बाद जो भी हमें साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो 128 बिट का होगा, क्योंकि हमने 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट इनपुट दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास जो हर एक राउंड के अंदर एक प्रोसेस फॉलो होती है वो ऐसे होती है। हम प्लेन टेक्स्ट देते हैं, इसमें ऐड राउंड की मतलब एक्सऑर ऑपरेशन होता है इसमें, सिंपल। उसके बाद इसमें W0 से मतलब वर्ड 0 से 3 तक मतलब 4 वर्ड्स इसको दिए जाते हैं। 4 वर्ड्स का एक वर्ड है 32 बिट्स, तो 4 वर्ड हमारे हो गए 128 बिट्स। 128 बिट्स हम इसको इनपुट देते हैं, 128 बिट की। ठीक है, हमने इसको इनपुट दी, वो एक्सऑर हो गई। फिर जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम सब्स्टिट्यूट बाइट्स में देंगे, फिर वो शिफ्ट रोज में जाएगा, फिर मिक्स कॉलम्स में, फिर ऐड राउंड कीज में। और इसको फिर हम ऐड राउंड कीज पे दोबारा से हम चार 4 वर्ड्स देंगे इसको। इन लास्ट राउंड मिक्स कॉलम विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये जो मिक्स कॉलम्स यहाँ पे है वो लास्ट राउंड में, चाहे वो R10 हो, R12 हो या R14 हो, कोई सा भी होगा, तो उसमें हम मिक्स कॉलम को इंक्लूड नहीं करेंगे। R10, R12, R14 हमारे नंबर ऑफ राउंड्स हैं जो हमने यहाँ देखे थे। तो इसमें लास्ट राउंड में सिर्फ 3 ही मेथड्स होंगे: सब्स्टिट्यूशन बाइट, शिफ्ट रोज, ऐड राउंड की। और उसके बाद जो लास्ट राउंड के बाद हमारा आउटपुट आएगा वो साइफर टेक्स्ट आएगा। ठीक है। और अब स्टेट एरे इज एन एरे और मैट्रिक्स दैट स्टोर्स द इंटरमीडिएट डेटा। स्टेट एरे क्या होता है?
यहाँ से जो भी आउटपुट मिलेगा राउंड 1 से, वो एक स्टेट एरे में स्टोर होगा। फिर वो राउंड 2 के लिए जाएगा, फिर राउंड 2 से जो आउटपुट निकलेगा वो स्टेट एरे में स्टोर होगा। फिर वो राउंड 3 के लिए जाएगा, ऐसे करते करते आगे बढ़ता है। ठीक है। अब ये हमारा की है। ठीक है। ये पूरा एक वर्ड है, ये पूरा एक वर्ड है, ये पूरा एक वर्ड है, ये पूरा एक वर्ड है। ये हर एक वर्ड के लिए 128 बिट की हमने की यूज़ करी है, क्योंकि हमने 10 राउंड्स यूज़ करे हैं। 10 राउंड्स वाले में 128 बिट की यूज़ होती है, ऊपर टेबल में बताया था। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें 44 वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है। In this encryption technique, everything given as input is in the form of matrix. इसमें जो की दी जाती है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में दी जाती है, इनपुट जो दिया जाता है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया जाता है, आउटपुट जो आता है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है। अब हम इसके हर एक जो ये हमने 4 पार्ट्स इसमें देखे थे, इन चारों पार्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन टेबल। सब्स्टिट्यूशन टेबल में ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स है। ठीक है। जो हमने इनपुट दिया है सब्स्टिट्यूशन टेबल को, सब्स्टिट्यूशन वाले जो प्रोसेस है उसको। अब सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में जो इनपुट दिया है उसमें क्या होगा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन टेबल में एक 16x16 का एस बॉक्स होता है। एस बॉक्स में कुछ वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो जैसे हमें इस वाले बॉक्स के लिए निकालना है, तो इसमें कुछ एक बिट स्टोर है, मान लो 02 स्टोर है। अगर हम इसको देखें तो जैसे ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ऐसी हमारे पास 16 लाइंस बनी हुई हैं ऐसे, और ऐसे भी। तो ये हमारा 16x16 का मैट्रिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, मान लो यहाँ पे है 1 1, नहीं, इसको हम लेते हैं 0 0 0 0 0 1 0। तो ये तो 0 हो गया और ये 2 हो गया, अगर हम इस बाइनरी को डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो। ठीक है। ये हमारा 2 हो गया। अब हमें जो 02 मिला है, इस 02 से ये जो मैंने बताया है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे स्टोर है। ठीक है। अब यहाँ से जब हम इस वैल्यू को देखेंगे तो ये 02 बता रहा है। 02 का क्या मतलब है, यहाँ पे नंबरिंग होगी 0 1 2 3 4 ऐसे करके, और ऐसे ही रोज में भी होगी 0 1 2 3 4। मतलब ये 16 तक जारी होगी और ये भी 16 तक जारी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब जैसे हमें 02 मिला है, तो ये वाला जो पहला 0 है ये हमारा डिफाइन करता है रो, तो ये 0 रो हो गई। और जो 2 है वो डिफाइन करता है कॉलम, तो ये कॉलम नंबर 2 हो गया। अब कॉलम नंबर 2 और 0th रो पे हम जाके देखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एस टेबल में, ये हमारी एस टेबल है। ये जो मैंने बनाई है रफली, ये एस टेबल है। तो इस एस टेबल में ऑलरेडी कुछ यहाँ पे वैल्यू होगी। इस वैल्यू को हम उठा के और यहाँ पे रखेंगे इस वाले बॉक्स में, क्योंकि ये जो वैल्यू थी हमारी 0 0 0 0 0 0 1 0, वो हमारी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस पूरे में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है समझा दे रहा हूँ। जो हमने जैसे स्टार्टिंग से समझते हैं इसको, जो सबसे पहले हम ये वाला मैट्रिक्स का ये वाला ब्लॉक देखेंगे। इस ब्लॉक में हमें कुछ
एक 8 बिट का बाइनरी नंबर मिलेगा। ठीक है, उस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0000 है, 00000010, तो हमारा ये आएगा 02। ठीक है, अब 02 का मतलब है कि हम ये एस बॉक्स जो टेबल है, एस टेबल है, सब्स्टिट्यूशन टेबल, इस सब्स्टिट्यूशन टेबल में हम 0th रो में सेकेंड ब्लॉक में जाके चेक करेंगे। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट ब्लॉक के लिए चेक करेंगे, इस ब्लॉक के लिए चेक करेंगे, इस ब्लॉक में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू पे जाके सब्स्टिट्यूशन टेबल में, जो सब्स्टिट्यूशन टेबल में हमें वैल्यू मिलेगी या नंबर मिलेगा, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन टेबल में हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल सकती है, तो उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर ये वाला जो भी मैट्रिक्स होगा इसको हम आउटपुट दे देंगे। ये इनपुट होगा शिफ्ट रोज के लिए। शिफ्ट रोज में क्या होता है कि ये काफ़ी आसान चीज़ है। इसमें जो रो ज़ीरो है उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। रो वन में एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, रो टू में दो लेफ्ट शिफ्ट, रो थ्री में तीन लेफ्ट शिफ्ट। रो ज़ीरो तो ऐसी की ऐसी रहेगी। रो टू में जो यहाँ पे F2 है, ये वाला F2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला F2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला F2 यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। 63 यहाँ आ जाएगा, 63 यहाँ आ गया। 26 यहाँ आ जाएगा, 26 यहाँ आ गया। रो टू में दो शिफ्ट होंगे, तो ये जो C9 है वो 7D की जगह आ जाएगा। C9 7D की जगह चल रहा हूँ। ऐसे ही करते करते रो थ्री में तीन शिफ्ट होंगे, और तीन बाइट शिफ्ट करके ये हमारा जो ये वाला मैट्रिक्स होगा ये आउटपुट होगा। ये मिक्स कॉलम्स के लिए इनपुट होगा। फॉर डिक्रिप्शन शिफ्टिंग इज डन टू द राइट। इसमें लेफ्ट शिफ्ट होता है डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन में राइट शिफ्ट होता है। मिक्स कॉलम्स, मिक्स कॉलम्स में हम क्या करेंगे कि इन दिस वी टेक ईच वर्ड 4x1 मैट्रिक्स एंड इट इज मल्टीप्लाइड टू अ 4x4 कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये हमारे पास 4x4 का एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और ये 4x1 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये 4x1 का मैट्रिक्स कहाँ से आया? यहाँ से। हमने ये वाला जो पूरा एक ब्लॉक उठाया, ये 4x1 का एक मैट्रिक्स है। इसको हमने उठाया और इसको हमने 4x4 के कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा है। जो इसका रिजल्ट आएगा 4x1 का एक मैट्रिक्स आएगा। उस मैट्रिक्स को हम फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे स्टोर कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ से उठाया है। सेकंड वाला जो वर्ड है वो यहाँ से उठाया है, तो मतलब कॉलम है, सेकंड वाले कॉलम को हमने यहाँ से उठाया, तो सेकंड वाला कॉलम कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए सेकंड वाले कॉलम की जगह आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हम चारों कॉलम्स के लिए करेंगे। फिर लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है की एडिंग। ऑल्सो प्रोसेस्ड, ऑल्सो प्रोसीड वन कॉलम एट अ टाइम। इसमें भी एक कॉलम एट अ टाइम चलता है। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम एग्जॉर करेंगे कॉलम्स को वर्ड्स के साथ। वर्ड्स मतलब हमारी कीज। ठीक है, तो इसमें जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम को हम एग्जॉर करेंगे पहले वर्ड के साथ, दूसरे कॉलम को हम एग्जॉर करेंगे दूसरे वर्ड के साथ, तीसरे कॉलम को हम एग्जॉर करेंगे तीसरे वर्ड के साथ, चौथे कॉलम को हम एग्जॉर करेंगे चौथे वर्ड के साथ। ऐसे ही हम हर एक प्रोसेस में की एडिंग करते हैं, तो हर एक प्रोसेस में सेम चीज़ होती है। ये हमारा जो एक मैट्रिक्स आएगा हर एक को एग्जॉर करने के बाद, जैसे हमने पहले को पहले से एग्जॉर, ये W1 से एग्जॉर करा, तो हमारे ये वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, दूसरे वाले के लिए यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, तीसरे के लिए यहाँ पे, चौथे के लिए यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स से पूरा भर जाएगा, तो ये नेक्स्ट राउंड के लिए पास हो जाएगा। अगर ये लास्ट राउंड है तो फिर ये हमारा साइफर टेक्स्ट का मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास आ जाता है ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी। ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी AES से अलग टॉपिक है। इसमें हम क्या देखते हैं, these techniques are used hide masquerade the traffic pattern to prevent statistical traffic analysis attack. Their inclusion is widespread security protocol in conjunction with the ability for deployers to flexibility control their operation might boost their adoption and improve privacy in future networks. इसमें क्या है कि ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी हम यूज़ करते हैं, ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं कि जो ट्रैफिक का पैटर्न है
उसको छुपाने के लिए। ट्रैफिक पैटर्न क्यों छुपाना है? ताकि जो अटैकर है वो ट्रैफिक पैटर्न को एनालाइज करके अटैक ना कर पाए। ठीक है, ये इसको यूज करके हम ये अभी के टाइम पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इन कंजक्शन विद द एबिलिटी फॉर डिप्लॉयर्स टू फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल देयर ऑपरेशन। और इन फ्यूचर ये प्राइवेसी भी इम्प्रूव करेगा। और इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है हमारे पास, अगला टॉपिक। इसमें हमारे पास दो टाइप की कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की कभी शेयर नहीं होती है, सिर्फ पब्लिक की शेयर होती है। ठीक है, पब्लिक की शेयर करने के लिए चार तरीके होते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट, कि पूरे नेटवर्क में अनाउंस कर दो कि मेरी पब्लिक की ये है। पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी। पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी में क्या है कि एक क्लाउड पे या कहीं पे भी एक डायरेक्टरी बनी हुई है, वहाँ पे तुम अपनी की को स्टोर कर सकते हो। उसमें बस पार्टिसिपेट का रजिस्ट्रेशन होता है की स्टोर करने से पहले। और ये डायरेक्टरी कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ये इतनी सेम नहीं है। पब्लिक की अथॉरिटी आ जाता है उसके बाद। पब्लिक की अथॉरिटी में क्या है कि सेम एज पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी बट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, बिकॉज इट रिक्वायर्स यूजर्स टू नो द पब्लिक की फॉर द डायरेक्टरी। पब्लिक की अथॉरिटी सेम होता है पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी की तरह, लेकिन इसमें सिक्योरिटी इंप्रूव्ड होती है। क्योंकि इसमें जो यूज़र जो अ, किसी की पब्लिक की को एक्सेस करना चाह रहा है, पहले उसे डायरेक्टरी की पब्लिक की पता होनी चाहिए जिसमें वो की स्टोर्ड है। फिर होता है पब्लिक सर्टिफिकेशन। पब्लिक सर्टिफिकेशन में हमारा क्या होता है कि दिस टाइम अथॉरिटी प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट टू अलाउ की एक्सचेंज। इसमें जो अथॉरिटी है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इस सर्टिफिकेट में अ, और भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि साइंड होती है, मतलब जो कि प्रोटेक्टेड होती है प्राइवेट की से, अथॉरिटी की प्राइवेट की से। तो जिसको अगर किसी को अगर जैसे डेटा ट्रांसफर करना है, तो पहले वो जो सर्टिफिकेटिंग अथॉरिटी है, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, उसको पहले रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें मेरी पब्लिक की हो और मेरी और बाकी इंफॉर्मेशन हो। तो ये ऐसा एक मैसेज, एक या रिक्वेस्ट कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को भेजते हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों। फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन अथॉरिटी दोनों को एक एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। फिर दोनों आपस में अपने अपने सर्टिफिकेट एक्सचेंज करते हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रैंडम नंबर्स आ जाता है। रैंडम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रैंडम नंबर्स chosen randomly from a set of numbers, it is impossible to predict the future value based on past or present ones. रैंडम नंबर तो पता ही है कि कोई भी एक नंबर को रैंडमली सेलेक्ट करना रैंडम नंबर होता है। रैंडम नंबर की कुछ एक कंडीशन होती है कि उसमें जो फ्यूचर वैल्यू है या जो फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। अगर वो प्रिडिक्ट कर सकते हो तो फिर वो रैंडम वैल्यू नहीं है। It is extremely difficult for humans to produce an arbitrary long string of digits and prove that it is fully random, so computer programs and algos are used. ठीक है, अब मेथड्स क्या होते हैं इसको प्रोड्यूसिंग रैंडम नंबर्स। इसमें पूरी थ्योरी है ये लिखी हुई है कि पहले ये वाला मेथड यूज होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज करके कुछ एक मेथड था पहले, वो यूज होता था, जो कि क्लोज टू ट्रूली रैंडम नंबर देता था। जो एक दूसरा मेथड था वो था रेडियो एक्टिव डीके। लेकिन आज अब जो रैंडम नंबर जनरेट करे जाते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से जनरेट करे जाते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर समटाइम्स कॉल्ड एज सूडो रैंडम नंबर्स। कंप्यूटर से जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं उनको हम सूडो रैंडम नंबर भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रूली रैंडम नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं कुछ एक एल्गो या कुछ एक अरिथमेटिक प्रोसीजर यूज कर रहा है रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए। या इसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं सूडो नंबर को जनरेट करने के लिए। सूडो नंबर को जनरेट सबसे पहला मेथड होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास जनरेट सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स विद इन अ स्पेसिफिक नंबर रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक स्पेसिफिक नंबर रेंज के बीच में रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। ये इसका जो आउटपुट आता है, जो सूडो रैंडम नंबर से जनरेट करता है, वो इंटीजर्स होते हैं। इसमें ये वाली
मेथड या थ्योरम फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हैं इसको, ये यूज होता है। एक्स आई प्लस वन इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स आई प्लस सी मॉड एम, जहाँ पे एक्स जो है वो है सीक्वेंस ऑफ सूडो रैंडम नंबर्स, एम जो है वो है मॉड्यूलस पैटर्न, इसकी एम की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ए मल्टीप्लायर है जो जीरो से एम के बीच में होना चाहिए, सी इंक्रीमेंट है वो भी जीरो से एम के बीच में होना चाहिए, और एक्स जीरो भी जीरो से एम के बीच में होना चाहिए, जो है इनिशियल सीड वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। चूज एक्स जीरो एम ए एंड सी, ये चारों वैल्यूज हम पहले चूज करते हैं बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। Algo initializes the required number of random numbers to be generated as well as defining the storage to store the generated random number sequence. ठीक है, the index of the vector will be initialized with the seed value. The linear congruential method will be applied for the remaining index to generate the random numbers. इसका जो हमने ऊपर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंडम नम्स आई इक्वल्स टू रैंडम नम्स आई माइनस वन इंटू ए प्लस सी मॉड्यूलस एम। इसमें दूसरा मेथड आता है जनरेशन यूजिंग ब्लम शब्द एल्गो यूज टू जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स इन टर्म्स ऑफ बिट्स। वो हमारा इंटीजर्स के टर्म में सूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट कर रहा था, ये बिट्स के टर्म्स में कर रहा है। इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है एक्स आई इज टू एक्स आई माइनस वन का स्क्वायर इंटू मॉड एन। इसमें हमें स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि दो प्राइम नंबर्स को चूज करना है जो कि 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 3 देंगे। ठीक है, इसलिए P इज टू क्यू इज टू 3 मॉड 4, जिसे हम ले सकते हैं 4 से डिवाइड होने पे 3 वाले, एक 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, या फिर प्राइम नंबर और हम ले सकते हैं 19 ले सकते हैं एक, ऐसे करके हम प्राइम नंबर्स ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं। फिर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे p इंटू क्यू, फिर s लेंगे जहाँ s रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए n के, मतलब जैसे हमने 11 और 7 लिया, हम नीचे एग्जाम्पल में भी देखेंगे, तो एग्जाम्पल से इसको बाद में समझ लेंगे। पहले हम सिर्फ स्टेप्स देख लेते हैं। एक्स जीरो की वैल्यू हमने जो सीड वैल्यू होती है वो हमने कैलकुलेट कर लिया एस स्क्वायर मॉड एन। ठीक है, फिर हमने एक लूप लगाया आई से के तक, के क्या है कि कितने नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स हमें चाहिए, वहां तक हमने 1 से के तक लूप लगा दिया। फिर हमने एक्स आई मतलब आईएथ रैंडम नंबर निकाला, फिर हमें फर्स्ट रैंडम नंबर निकालना है तो आई की वैल्यू 1 रख के निकालेंगे। तो एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वन का होल स्क्वायर मॉड एन। एन की वैल्यू हमें पता है, आई जिसके जो भी वैल्यू मतलब जिस भी नंबर के लिए हमें रैंडम नंबर निकालना है वो आई की वैल्यू वो रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम बी आई निकाल लेंगे, तो बी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई मॉड टू। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, तो हमने p इज इक्वल्स टू 7 लिया और q इज इक्वल्स टू 11 लिया, दोनों आपस में प्राइम है। फिर हमने n निकाला 77, s लिया हमने 12, 12 हमारा n के मतलब 77 के रिलेटिवली प्राइम है ना। तो हमने x जीरो की वैल्यू निकाली 12 स्क्वायर मॉड 77, जो कि होता है 67, और एक्स वन की वैल्यू हमने निकाली एक्स जीरो स्क्वायर मॉड 77 जो होता है 23। फिर हमने बी वन की वैल्यू निकाली 23, मतलब एक्स आई मॉड टू, एक्स आई कितना है हमारा 23, 23 मॉड टू जो आता है 1। ऐसे ही हम बी टू निकाल सकते हैं, बी थ्री निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम निकाल जितने भी हमें के तक चाहिए, तो के रैंडम नंबर्स तक हम ये एक्स वाली कंडीशन को लगा लगा के और कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट 2 भी खत्म हो जाती है सी एन की।